आज हम यशपाल की कहानी कुत्ते की पूंछ की संरचना के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत के पूर्व यशपाल की कहानी यात्रा में उनका क्या स्थान है, थोड़ा सा इस पर बातचीत करेंगे, यानी कि यशपाल के परिचय पर, और फिर कहानी पर आएंगे। यशपाल प्रेमचंदोत्तर कहानी युग के बड़े कथाकार हैं। तीन जो बड़े कथाकार आए प्रेमचंद के बाद, उनमें अज्ञेय, जैनेन्द्र और यशपाल हैं। इन तीनों के यहाँ तीन अलग अलग विशिष्टताएं हैं। अज्ञेय जहाँ पर यत्ता, अस्मिता और मनोविश्लेषण से अपने कथा साहित्य को आगे बढ़ाते हैं, तो जैनेन्द्र वहीं स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर के, गांधी युग के कुछ प्रश्नों को लेकर के उसे आगे ले जाते हैं। लेकिन यशपाल मध्यवर्गीय जीवन को अपने कथा साहित्य का प्रमुख विषय बनाते हैं। यशपाल मूल रूप से जो उनका जीवन है, हम सब जानते हैं कि वो चंद्रशेखर आज़ाद की जो एसोसिएशन था, पार्टी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, उससे जुड़े हुए थे और उसके क्रांतिकारी सदस्य थे। उन्हें जेल हुई थी, वो 32 से 38 तक जेल में रहे और 38 से निकलने के बाद उन्होंने अपनी जो कहानी यात्रा है वो मुख्य रूप से शुरू की। जेल से निकलने के बाद उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया, विप्लव, और विप्लव निकालने के उद्देश्य के बारे में यशपाल कहते हैं कि विप्लव एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन की दिशा तय करेगा। समाज में जो कुछ नेगेटिव स्थितियां हैं, जो कुछ प्रतिमानवीय परिस्थितियां हैं, उनको बदलने में ये पत्र सहायक होगा। विप्लव के तुरंत बाद यशपाल का पहला कहानी संग्रह आता है, पिंजरे की उड़ान। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि यशपाल अपने जेल जीवन को लेकर के इसमें बहुत सारी कहानी लिखते हैं, और ये संयोग कह लीजिए कि इस नाम से कोई कहानी नहीं है, लेकिन इसमें शामिल सभी कहानियाँ एक प्रकार से उनके जेल के क्रांतिकारी जीवन को ही सामने ले आती हैं। उसके बाद उनका जो संग्रह है वो बेहद महत्वपूर्ण संग्रह, और ये जो विवेच्य कहानी है जिसके बारे में आज बात होनी है, ये कहानी उसी संग्रह वो दिन में शामिल है। यशपाल के कुल 16 संग्रह आए, 37-38 से लेकर के 55 तक। उनका जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है कहानियों की, वो 38 से 55 के बीच की है, और इस बीच में उन्होंने प्रचुर मात्रा में, काफ़ी संख्या में उन्होंने कहानियाँ लिखी। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। हम सब जानते हैं कि झूठा सच एक कालजयी उपन्यास है जो पार्टीशन को केंद्र में रख करके लिखा हुआ उपन्यास था। उन्होंने संस्मरण लिखे अपने जीवन के बारे में, सिंहावलोकन नाम से, जो 3 भागों में प्रकाशित है, और उसमें अपने जीवनानुभव, अपने जीवन संघर्षों, अपनी स्मृतियों, अपने सपनों को उन्होंने उस सिंहावलोकन में रखा है। तो इस प्रकार यशपाल जो है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रेमचंद के पीढ़ी के बाद के एक बड़े कथाकार हैं। प्रेमचंद ने ये बात रखी थी प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक में 9-10 अप्रैल 1936 जो लखनऊ में हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि हमें हुस्न के मेयार बदलने होंगे। उसी समय उन्होंने ये कहा था कि अब और अधिक सोना मृत्यु का लक्षण है। लेखक स्वभावतः प्रगतिशील होता है। ये तमाम सारी बातें प्रेमचंद ने की थीं। यशपाल प्रेमचंद के स्वाभाविक उत्तराधिकारी लगते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे की कहानियों में यही सारी बातें कहानी के माध्यम से कही हैं। अगर हम कुत्ते की पूंछ कहानी पर विचार करें तो ये कहानी एक छोटी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है, और इसका कथानक भी बहुत छोटा है। कहानी शुरुआत होती है एक मध्यवर्गीय दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए 2 व्यक्तियों के आपसी संवाद से, और वहाँ से चल कर के कहानी पहुँचती है जिसका संबंध बाल श्रम, बाल शोषण या
मध्यवर्गीय जीवन की जो विसंगतियाँ और विडंबनाएँ हैं, उन तमाम सारी बातों को समेटते हुए यशपाल कहानी को विकसित करते हैं। कहानी में संरचना पर बात होनी है। संरचना का आशय क्या है? जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको हम विन्यास कहते हैं, जिसको हम स्थापत्य कहते हैं, वो क्या है? एक लेखक कहानी की निटिंग कैसे करता है, कहानी की बुनावट कैसे करता है, वो कथानुभव को कहानी में कैसे ले जाता है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है कहानीकारों के लिए, कथाकारों के लिए। और इस पर एक लंबी बातचीत, इस पर एक लंबा विमर्श या बहस कथाकारों और कहानीकारों के बीच में होती रही है। हम सब जानते हैं कि कहानी पश्चिमी विधा है, पश्चिम से आयातित विधा है, पश्चिम से आई। और हमने जिसको वो लोग स्टोरी कहते थे, टेल कहते थे, उसको कहानी शब्द के रूप में हमने लिया। हमारे यहाँ आख्यायिका भी कुछ लोगों ने उसका प्रयोग किया, लेकिन कहानी ही अभी, कहानी जो शब्द है, कहानी विधा के रूप में अभी वही प्रचलित है। संरचना पर बात करते समय प्रमुख रूप से जिन प्रारंभिक और बड़े कहानीकारों ने इस पर काम किया, उनमें एडगर एलन पो हैं, उनमें हटसन हैं, उनमें चेखव हैं, जिन्होंने इन सब पर बहुत गंभीरता से बात की। कहानी की संरचना में शुरुआत में तो हमने देखा कि एक कथानक होता है, पात्र होते हैं, उनका चरित्रण होता है, कथोपकथन होता है, भाषा होती है, देशकाल होता है। लेकिन ये तो हर कहानी में, एक कथाकार की कहानी में उसकी अपनी आइडेंटिटी के साथ किस तरह से वो कथ्य का, किस तरह से अपने कहानी का वर्णन करता है, किस तरह से कहानी रचता है, ये महत्वपूर्ण है। अमूमन जो एक तस्वीर बनी इन तमाम सारे लोगों की बहसों से, अगर उसको हम किसी पिरामिड या त्रिभुज के रूप में समझने की कोशिश करें, तो उस त्रिभुज या पिरामिड के एक कोने पर आपको प्रोलॉग मिलेगा, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, और कहानी वहाँ से बढ़ना शुरू करती है। फिर कहानी में जो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि स्थितियों परिस्थितियों का जो संघर्ष है, उससे कहानी आगे बढ़ती है। राइजिंग एक्शन जिसको हम कहते हैं, फिर कहानी वहाँ से उड़ान भरती है, और अंततः जो कहानी अपने उच्चतम शिखर, जिसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं, वहाँ तक पहुँचती है, और फिर कहानी ढलान पर आती है, फॉलिंग एक्शन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और फिर उपसंहार तक पहुँचती है, डिनाउनमेंट जिसे हम कहते हैं। तो ये एक पिरामिड है, एक त्रिभुज है, और ये इसी संरचना को ध्यान में रख करके भी अगर हम कुत्ते की पूंछ की संरचना पर बात करें, तो एक बेहद महत्वपूर्ण निष्कर्ष की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एडगर एलन पो ने ये बात रखी कि कहानी में आदि होता है, मध्य होता है, अंत होता है, और ये आदि, मध्य और अंत, इनमें से कहानीकार को ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो अपने कथानक का विकास कैसे और किस रूप में करे। लेकिन चेखव ने इस पर गंभीर आपत्ति की है। चेखव ने कहा कि हम कहानी को लेकर के कोई एक मत पर निर्भर नहीं रह सकते, और ऐसा कुछ भी नहीं है। चेखव ने ये बात भी कही कि कथ्य या अनुभव अपना स्थापत्य या शिल्प खुद लेकर आता है, यानी कि महत्वपूर्ण है अनुभव। और ये हम खुद यशपाल की कहानियों में अगर आप देखेंगे, मक्रील का, 80/100 का, पर्दा का, इन कहानियों की संरचना में भी आपको अंतर मिलेगा। विषय जहाँ समान होंगे, लेकिन कहानी की बुनावट में आपको पर्याप्त खुद उनके यहाँ मिलेगा। तो ये जो स्थापत्य है, ये जो संरचना है, इसको लेकर के कुत्ते की पूंछ पर हम लोग आज बात करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है दो व्यक्तियों, जिसमें जो दंपति हैं वो मध्यवर्गीय हैं। वो जो मुख्य चरित्र है कहानी का, वो वकील है और उनकी पत्नी है, जिन्हें प्रायः कहानी में यशपाल ने श्रीमती के नाम से उल्लेखित किया है। उसमें श्रीमती जी की ये बात सामने आती है कि
चलिए हम लोग एक फ़िल्म देखते हैं, जो फिल्म जिसका नाम है उल्टी बयार। तो उल्टी बयार देखने से, उनकी उल्टी बयार देखने के आग्रह से ये कहानी शुरू होती है और फिर कहानी आगे बढ़ती है। नैरेटर जो है बताता है कि हम लोग उल्टी बयार देख करके वापस आ रहे हैं और वापस में आते समय फिल्म की कला और उसमें संबंधित जो जीवन है उसको लेकर के उन दोनों की बातचीत होती है। और ठीक इसी बीच इन लोगों की नज़र एक दुकान पर पड़ती है और वो दुकान हलवाई की दुकान है। हलवाई की उस दुकान पर एक छोटा बच्चा उनको दिखता है। रात हो गई, काफ़ी 12 साढ़े 12 के आसपास का समय है। एक बच्चा बड़ी सी कढ़ाई को साफ करते हुए वो सो गया है। श्रीमती जी उस बच्चे को देखती हैं और उनके मन में एक करुणा और उस बच्चे की स्थिति को लेकर के उनके मन में एक भाव आता है और वो अपने पति, जो उनके पति वकील हैं, उनसे कहती हैं कि देखिए ये जो बच्चा है ये कितना छोटा है और इससे कितना ज़्यादा काम लिया जा रहा है। और ये कह करके वो उस बच्चे के पास पहुंचते हैं, उसको जगाती हैं, वो उठ जाता है और सेठ भी जो इस अब तक सो गया है, जो हलवाई है वो सोया हुआ है और वो भी जाग जाता है। और फिर इन दोनों की बातचीत होती है कि आखिर तुमने इस बच्चे को, इस छोटे से बच्चे को इतना ज़्यादा काम क्यों करा रहे हो, कैसे रख लिया। तो बताता है वो कि इसके पिता हैं नहीं और किसी ने यहाँ पर छोड़ दिया हमारे पास और हम इससे काम लेते हैं, तो इसको खिलाते पिलाते भी हैं, इसको रखते भी हैं। बहरहाल श्रीमती जी के दिमाग में आता है कि इस बच्चे को यहाँ काम नहीं करना चाहिए, इसे अपने साथ ले चलना चाहिए, इसे पढ़ाना लिखाना चाहिए और पढ़ लिख करके आदमी क्या से क्या नहीं बन सकता। और इस संदर्भ में वो अब्राहम लिंकन को भी याद करती हैं। देखिए अब्राहम लिंकन कितने गरीब परिवार से आया और पढ़ लिख करके कहाँ तक पहुँचा। तो कहानी का ये जो हिस्सा है ये एक प्रकार से कुत्ते की पूंछ कहानी की संरचना का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कहानी यहाँ से एक नया स्तर प्राप्त कर रही है, एक नई उड़ान ले रही है, जिसमें दुनिया के वैषम्य की ओर संकेत है, जिसमें एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मध्यवर्गीय जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो सामने आ रही हैं, उससे जुड़ी हुई जो विडंबनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। इसलिए ये हिस्सा कहानी का बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी का जो दूसरा हिस्सा है वो तब शुरू होता है जब बच्चा घर में आ जाता है और इन दंपत के पास अपना खुद का बच्चा है, बिशु जिसका नाम है। और बिशु और हरुआ, इस बच्चे का नाम, जो हलवाई की दुकान पर बच्चा है उसका नाम हरुआ है। तो हरुआ और बिशी कैसे एक साथ घर में रह रहे हैं, कैसे हरुआ बिशु को लेकर के जो है वो उसके मन में अलग भाव पैदा हो रहे हैं, कैसे वो स्वाभाविक रूप से अपना जो है अपनी बात नहीं रख पा रहा है। ये तमाम सारे मुद्दे उस कहानी में इस स्तर पर आते हैं। श्रीमती जी भी बहुत कोशिश कर रही हैं कि हरुआ जो है हरीश बन जाए। तो हरुआ से हरीश और उसके बाद उसके कपड़े लत्ते से लेकर के उसके पढ़ाई लिखाई तक का सारा इंतजाम होता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कहानी का जो नैरेटर है, जो वकील साहब हैं, वो एक मुकदमे के सिलसिले में केदारपुर चले जाते हैं और श्रीमती जी का पत्र आना वहाँ शुरू होता है और उस पत्र में पूरी परिस्थिति बदल जाती है। अब हरुआ को जो पढ़ाने लिखाने की चिंता पहले दिखाई दे रही थी श्रीमती जी में, उसके प्रति जो उनका स्नेह और प्यार था वो जो दिखाई दे रहा था, वो एकदम बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। यशपाल ने कहानी की शुरुआत की थी उल्टी बयार फिल्म देखने से। इस जगह पर आकर के लगता है कि श्रीमती जी बिल्कुल एकदम अपनी ही बात से विपरीत बात वो वकील साहब को चिट्ठियों में लिखती हैं और फिर वकील साहब लौटते हैं केदारपुर से और अपने घर में उनकी बातचीत होती है। कहानी का सिर्फ कथानक इतना ही है, लेकिन इस पूरी परिस्थिति को यशपाल जिस तरह से कहानी में रखते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है।
वो भाषा के स्तर पर, वो मुहावरों के स्तर पर, वो डिटेलिंग के स्तर पर कहानी को पूरी तरह से कह लीजिए कि सामने ले आ देते हैं, जिससे पूरा एक जीवन, जिससे पूरा एक मध्यवर्गीय जीवन का जो नैतिक बोध है, मध्यवर्गीय जीवन की का जो खोखलापन है, वो सामने आता है। तो ये पूरी बातचीत इस कहानी का कह लीजिए कि प्रमुख विषय है। अब इस कहानी को आप 2-3 तरह से देख सकते हैं। एक तो बाल मजदूरी की दृष्टि से, दूसरा मध्यवर्गीय नैतिकता के आडंबर के रेखांकन की दृष्टि से, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कहानी के सबसे अंत में घटित होती है, वह हरीश में जो अस्तित्व का एहसास होता है वहाँ से, और फिर चौथी बात जो मध्यवर्गीय नैतिकता का अधःपतन है, ये कहानी वहाँ तक जाती है। मैं अपनी बात को रखने के लिए कुछ बातें आपके सामने टेक्स्ट से रखना चाहता हूँ कि आप देखें कहानी कैसे रखते समय ये यशपाल जो है मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे वो मध्यवर्गीय जीवन के खोखलेपन को सामने ला रहे हैं। कहानी की शुरुआत बिल्कुल बेहद एक सधे हुए वाक्य से होती है। श्रीमती जी कई दिन से कह रही थीं, उल्टी बयार फिल्म की बहुत चर्चा है, देख लेते तो अच्छा था। बिना किसी पृष्ठभूमि के एक सामान्य कथन से ये कहानी शुरू होती है और लेखक इस सामान्यता की जमीन पर एक असामान्य विषय को अपनी कहानी के धरातल पर उतारता है। इसके साथ साथ एक बात और, जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि ये जो मध्यवर्गीय जीवन है, जिसमें दाम्पत्य के भीतर भी आपस की जो बातचीत है, उस बातचीत में क्या सामने आ रहा है। उनकी पत्नी की शिकायत है कि आप मुझसे कला पर बात नहीं करते। तो नरेटर कहता है कि अपनी पत्नी से तो कला पर बातचीत क्या करना, कोई नई स्त्री हो उससे तो बातचीत की जा सकती है, लेकिन अपनी पत्नी से कला पर बातचीत। तो एक प्रकार से ये मध्यवर्गीय जीवन का जो पुरुष वर्चस्व रोल है वो भी सामने आता है। और अंत में वो जवाब देता है अपनी पत्नी को कि जिस व्यक्ति से विचारों की पूर्णता हो उससे बहस कैसी। तो एक प्रकार से वो अपने घर की स्त्री को तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, लेकिन दूसरी स्त्री से वो कला और साहित्य के मोर्चे पर बातचीत करने का इच्छुक है। ये कहीं न कहीं जो मध्यवर्गीय जीवन में जो पुरुष मानसिकता है वो भी उसको सामने रखता है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं, पत्नी को भी ये लगता है कि ये कह करके कि मेरे विचार नरेटर के विचार से काफ़ी मिलते जुलते, मेरे पति से मिलते जुलते हैं, तो उस विचार को वो एक प्रकार से कह लीजिए कि ये मान लेती हैं कि मैं इतना ही योग्य हूँ। और एक बार फिर यशपाल यहाँ पर एक बड़ी टिप्पणी करते हैं और एक नया मुहावरा देते हैं। मेरे उत्तर से श्रीमती जी का कुछ दिन तक संतोष रहा कि चतुर समझे जाने वाले पति से विचारों की समता के कारण वह भी चतुर हैं, परंतु दूसरों पर बहस की संगीन चला सकने के लिए पति नाम के रेत के बारे में कुछ अभ्यास करना भी तो जरूरी होता है। इसलिए एक दिन खींचकर बोली, बहस न सही, आदमी बात तो करता है, हमसे कभी कोई बात भी नहीं करता। तो ये जो बहस की संगीन चला सकने के लिए पति नाम के रेत के बोरे पर कुछ अभ्यास करना जरूरी होता है, ये भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मध्यवर्गीय जीवन का एक आयरनी है, एक विडंबनात्मक बोध है, जिसे यशपाल यहाँ पर लाते हैं। मैंने कहा कहानी की जो पूरी संरचना है वो अपने सूक्ष्म ब्यौरे में कैसे जाती है, एक लेखक डिटेलिंग कैसे करता है। यहाँ पर आप देखें, जहाँ पर वो बच्चा मिलता है, यशपाल क्या लिख रहे हैं। हलवाई की एक छोटी सी दुकान थी, सौदा उठ चुका था, बिजली का एक बल्ब अभी जल रहा था, लाला दुकान के तख्त पर चिलम उलटकर दीवार से लगे ऊँघ रहे थे। दुकान के साथ सड़क पर कढ़ाई ईंट के सहारे अड़ी हुई थी। कढ़ाई मांजने के प्रयत्न में एक छोटी उम्र का लड़का कढ़ाई में ही सो गया था।
कालिख से भरा जूना उसके हाथ में थमा था, उसकी बाँह फैली हुई थी। इन सभी पंक्तियों को अगर आप देखें, बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य, और इन छोटे छोटे वाक्यों के साथ छोटे छोटे ब्यौरे मिल करके एक पूरा एक चित्र बना रहे हैं। जैसे लग रहा है कि एक स्टिल फोटोग्राफी एक समाज का या एक उस रूप का जो अक्स है, एक आईन यशपाल आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर इस अंश में जो एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है वो ये, बिजली का एक बल्ब अभी भी जल रहा था। ये जो बिजली का एक बल्ब अभी जलना है, ये इस बात की तरफ संकेत है कि इन तमाम सारी परिस्थितियों के बीच में भी उम्मीद की कहीं एक कोई किरण बची हुई है, और वो उम्मीद की किरण एक प्रकार से दंपति और बच्चे के बीच जो साथ रहना है वहाँ से शुरू होती है। क्योंकि कहानी के अंत में एक बात आती है, वो ये कि यशपाल कहते हैं कि कहानी के अंत में मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मनुष्य का चस्का किसी को लग जाने पर उसे जानवर बनाए रखना भी संभव नहीं है। ये जो मनुष्य का चस्का किसी को लग जाने पर उसे जानवर भी बनाए रखना संभव नहीं है। बच्चे ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे अपने अस्तित्व का बोध हुआ है, उसका स्वाभिमान जागा है, और इसीलिए इस कहानी में ये यशपाल एक दिशा दे रहे हैं। क्योंकि यशपाल हम सब जानते हैं कि प्रगतिशील विचारों के धनी लेखक हैं, और उनके विचार में जो कुछ हमारा समय और समाज है उसे बदलना है, और उस बदलाव में हमें बेहतर सपने की ओर जाना है, बेहतर समाज की ओर जाना है, बेहतर मनुष्य की ओर जाना है। छोटा सा बच्चा, बिल्कुल 8 साल का बच्चा, इस पूरी कहानी के अंत तक आते आते अपने स्वाभिमान से जागृत होता है। इसके साथ ही कहानी में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर भाषा को लेकर के है और मुहावरों को लेकर के है। मैंने कहा कि प्रेमचंदोत्तर बाद की पीढ़ी के जो कथाकार हैं उनमें से आप अज्ञेय की भाषा को देखिए। अज्ञेय की भाषा एकदम संस्कृतनिष्ठ, बहुत ही पढ़े लिखे लोगों की भाषा की तरह उनके यहाँ भाषा प्रयोग होती है। आप जैनेंद्र के यहाँ भी भाषा का वो स्तर नहीं पाएंगे जो जीवन और समाज से बहुत गहरे रूप से जुड़ा हो, जिसे आम लोग बोलचाल के रूप में प्रयुक्त करते हों। मैंने अपने बातचीत के शुरू में ही आपको ये बताया कि प्रेमचंद के स्वाभाविक जो उत्तराधिकारी हैं वो यशपाल हैं, वो भाषा के मामले में भी हैं। यशपाल की जो पूरी भाषा है वो ऐसी भाषा है जहाँ पर आपको बहुत संस्कृत निष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत लाइव शब्द जो समाज के जीवन के सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। यशपाल का उद्देश्य ही है कि हमें एक ऐसे समाज तक पहुँचना है, एक ऐसे कह लीजिए कि ऐसे लोगों तक पहुँचना है जिनके जीवन में कहीं न कहीं ये जो मध्यवर्गीय जो कुंठा है, या कहीं न कहीं जिनके जीवन में मध्यवर्गीय ही प्रोक्रेसी घर कर गई है, उनका समाज के जो हाशिए के लोगों के प्रति जो दृष्टिकोण है, उनमें जो दृष्टिकोण एक प्रकार से कह लीजिए कि उनको नीच, क्योंकि इस कहानी कुत्ते की पूंछ है। एक जगह ये प्रयोग भी करते हैं भाषा के स्तर पर कि कुत्ते का तो गू जो है वो न लीपने का न पोतने के काम में आता है। वो ये भी कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ को कई सालों तक आप किसी पाइप में रखेंगे तो सीधी नहीं हो सकती। बेसिकली जो कहानी का शीर्षक है वो यही है। तो जो हरुआ है, जिसको ये हरीश बनाना चाहते हैं, वो हरुआ बन करके ही स्वाभिमान की चेतना को अंगीकार करता है, और कहानी के अंत में ये संकेत मिलता है कि वो हरुआ आगे चल करके एक बेहतर नागरिक जीवन की ओर अग्रसर होगा। तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण है यशपाल के यहाँ। प्रेमचंद की भाषा भी हम सब जानते हैं किसान जीवन के भाषा के बहुत नज़दीक थी। आम भारतीय जीवन की जो भाषा थी, प्रेमचंद उसको वहाँ तक करीब ले आए थे। उनके यहाँ बहुत संस्कृत शब्द नहीं मिलेंगे, ऐसे ही यशपाल के यहाँ भी, क्योंकि जीवन का जो अधिकांश है जिस भाषा में बोला जा रहा है, जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, यशपाल भी उन्हीं शब्दों में अपनी कहानी कहते हैं।
प्रेमचंद ने किसान जीवन को अपने कथा का विषय बनाया, तो यशपाल ने मध्यवर्गीय जीवन को अपने कथा का विषय बनाया। लेकिन किसान जीवन की व्यापकता के साथ, लगभग उतनी ही व्यापकता के साथ मध्यवर्गीय जीवन यशपाल की कहानियों में आता है। तो एक प्रकार से अगर आप देखें कि भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, ऐसा नहीं कि शिल्प के स्तर पर भी प्रेमचंद से बहुत ज़्यादा छलांग लगाई हो, कोई बहुत बड़ी गुणात्मक छलांग नहीं है, लेकिन शिल्प के स्तर पर यशपाल करते क्या है कि छोटे छोटे वाक्यों की संरचना करके कहानी को लगभग आगे बढ़ाते हुए, कभी आपको जैसे अज्ञेय में था कि वो एक प्रकार से अपने अतीत की ओर चले जाते हैं, वर्तमान से अतीत की तरफ जाते हैं, यशपाल ऐसा नहीं करते। यशपाल की हर कहानी आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि वर्तमान में आकर के फिर से अतीत का एक पुनरावलोकन उनकी कहानियों में दिखाई देता हो। तो ये बातें जो है यशपाल की कहानियों को बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं, और मैं समझता हूँ कि आप इस पूरे बातचीत से यशपाल की कहानी और विशेष करके कुत्ते की पूंछ कहानी की संरचना के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। आपने ये देखा होगा कि किस तरह से कथानक यशपाल की कहानियों में आगे बढ़ता है, किस तरह से वह कहानी को बुनते हैं, उनकी निटिंग में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ये तमाम सारी बातें आपको इस पूरे विवेचन से स्पष्ट होंगी। निस्संदेह यशपाल हमारी कथा साहित्य के बहुत बड़े नाम हैं, उनकी कहानियाँ बेहद महत्वपूर्ण हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कुत्ते की पूंछ कहानी संरचना की दृष्टि से हिंदी कहानी की एक बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद।